वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों को अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने, जैसा कि मैंने बोला है पहले एंड फिर आपको रिमाइंड करा दूं ताकि हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, कि जैसा हमने द्रव्य गुण स्टार्ट किया है। द्रव्य गुण में हम लोगों ने उसका परिचय पढ़ लिया था, फिर हमने द्रव्य स्टार्ट किया था और उसके इंट्रो में ये बताया था कि द्रव्य में हम लोगों को ये पांचों चीज़ें पढ़नी है, ठीक। जिसमें से हम लोगों ने क्या किया है कि द्रव्य का सामान्य परिचय पढ़ लिया है, द्रव्य का नामकरण हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था और आज हम द्रव्यों का सामान्य वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। कि आचार्यों ने या सबने द्रव्यों को किस तरीके से डिवाइड करके रखा है हमारी वीडियो। तो बोला है कि वर्गीकरण किसी भी शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रथम सोपान है। संसार के असंख्य द्रव्यों का अलग अलग अध्ययन असंभव है, अतएव इनके साधर्म के विभिन्न प्रकारों आधारों का ग्रहण करते हुए इन्हें विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रकार व्यवस्थित करने से इसके अध्ययन में सुगमता होती है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में द्रव्यों का वर्गीकरण निम्नवत उपलब्ध होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो असंख्य हैं, हमें पता है बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आप काउंट भी नहीं कर सकते, आप प्लांट्स देखोगे तो बहुत सारे हैं, ठीक। हम अगर आयुर्वेद के बेसिस पे देखें तो चेतन अचेतन भी बहुत सारे हैं। हर ड्रग की अपनी अपनी अलग क्वालिटी है। तो वही वो बोल रहे हैं कि अगर आप क्या करते हैं ना कि सारे ड्रग्स को या सारी चीज़ों को, सारे द्रव्य को आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो क्या किया? तो ये किया कि सबको उनके गुण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, रस के हिसाब से, वो क्या चीज़ें कर रहे हैं उसके हिसाब से एक कैटेगरी बना के डाल दी। आप पर्टिकुलर कैटेगरी पढ़ो, उसके अंदर जितनी सारी चीज़ें आती हैं वो आप पढ़ सकते हो। जस्ट लाइक कि हमारे महाकषाय होता है ना, हम लोग उसमें पहला कौन सा पढ़ते हैं? जीवनी है। तो उसके अंदर जो 10 हैं, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, वो सबका काम कहीं ना कहीं जीवनीय है, इसीलिए उन 10 को जीवनी में डाल के आराम से पढ़ा दिया। यही यहाँ पे कहने का मतलब है। तो यहाँ पे क्या है ना कि मेरे नोट्स हैं, मैंने नीचे थोड़ा सा डाल दिया है, ये पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप इसको डाउनलोड कर लो, बिल्कुल कोई आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो वर्गीकरण में देखिए हम ये 10 पढ़ने जा रहे हैं। इस 10 में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे इन 10 को? सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारा कारण कर्म कारण भेद है, फिर चेतन अचेतन भेद है, फिर पंचभौतिक है, योनि भेद है, प्रयोग भेद है, रस भेद है, विपाक भेद है, वीर्य भेद है, प्रभाव भेद है, सांस्थानिक कर्म भेद है। अब हमने जितने भी वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं ना यहाँ पे, वो सारा हम कैसे पढ़ेंगे? इन 10 पॉइंट्स के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, मतलब हम अपना यहाँ पे वर्गीकरण स्टार्ट कर देते हैं। तो किस हिसाब से है? सबसे पहले हमारा वहां पे हम लोग ने पढ़ा था ना कि हम लोग उसका कार्य कारण के हिसाब से पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कार्य कारण। कारण क्या है? तो हमने पढ़ा है कि हमारे द्रव्य 2 तरीके के होते हैं ना, कार्य कारण। और कारण कितने होते हैं? जो कारण द्रव्य होते हैं वो टोटल 9 होते हैं। तो वो कह रहे हैं खादिन्य आत्मा मना काला दिशश द्रव संग्रह। खादी मतलब ख जो है वो क्या है? आकाश। और आदिन्य मतलब आदि, ख आदि मतलब 5 महाभूत, आत्मा है आपका, मन है, काल है, दिशा है। ये क्या है? ये 9 जो है ये आपके द्रव्य संग्रह हैं, ठीक। तो वो बोल रहे हैं कि जो आपके ख आदि मतलब पंच महाभूत 5 हो गया, आत्मा आपकी 6 हो गई, ये आपका मन 7 हो गया, काल जो है आपका 9 होगी, 8 हो गया, एंड दिशा आपकी 9 हो गई। तो ये 9 जो है आपके कार्य द्रव्य होते हैं, कारण द्रव्य होते हैं, सॉरी। कार्य द्रव्य क्या होते हैं? कारण द्रव्य से जो उत्पन्न होता है वो कार्य द्रव्य होता है। अगर आपसे बोला जाए ना तो आप क्या बोलोगे कि द्रव्य के 2 पार्ट्स हैं, कारण और कार्य। जो कारण है वो 9 है, ठीक। और जो कार्य है मतलब जो कार्य द्रव्य है, कारण से जो उत्पन्न होते हैं वो कार्य द्रव्य होते हैं और वो असंख्य होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? उपर्युक्त कार्य द्रव्यों के उत्पन्न होने वाले जगत के समस्त द्रव्य यथा, यहाँ पे कुछ ड्रग्स दे के रखी है, अश्वगंधा, शालपर्णी है, तंडुल है, पुस्तक हो गया, वस्त्र हो गया, ये सब क्या है? ये सब द्रव्य है और ये सब कारण से मिलके बने हैं, इसीलिए ये कार्य है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये अश्वगंधा, शालपर्णी, तंडुल पढ़ा तो यही है, नहीं। जितने भी द्रव्य हैं वो सब क्या है? कार्य। उसके अंदर क्या होते हैं? कारण, जो कि 9 होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये जो चीज है ना कारण द्रव्य, इनको आप असंख्य भी बोल सकते हैं। अब दूसरा टाइप का आपका आ रहा है चेतन और अचेतन क्या है? तो बोल रहे हैं कि चेतन स इंद्रियम चेतन। स इंद्रिय मतलब क्या होता है? जिसमें इंद्रियां हैं, जिसमें इंद्रियां हैं वो चेतन होता है।
और जो निरिंद्रिय है वो अचेतन होता है। चेतन मतलब ही पता है, आत्मा है, ठीक है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं ना इसकी चेतनता चली गई है, अर्थात आत्मा उसको छोड़ के चली गई है। तो चेतन मतलब क्या है, जिन द्रव्यों में चेतना धातु अर्थात आत्मा की सत्ता होती है उन्हें चेतन या सइंद्रिय कहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक विज्ञानों द्वारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अकार्बनिक द्रव्यों में क्रमशः सइंद्रिय और निरिंद्रिय कहा जाता है, जिनका आयुर्वेद उक्त सइंद्रिय और निरिंद्रियों का तरतम है। ठीक, तो आपने क्या कर दिया, चेतन मतलब होता है इंद्रिया, और उस चेतन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, किसमें, अंतःचेतन और बहिरंश चेतन। अंतःचेतन क्या है, देखिए कह रहे हैं कि जिनमें चेतना की पूर्व अभिव्यक्ति नहीं होती फिर भी चेतना का प्रमाण मिलता है, यथा सुख पूर्वी या सूर्य की गति के अनुरूप घूमर्ण, ठीक है, लवली में मेघ गर्जन से फल आना, उसका क्या है, बीज पूर्व। वो कह रहे हैं अंतःचेतन मतलब होता है जो जिसमें चेतना है ना, लेकिन आपको दिख नहीं रही, जैसे प्लांट्स हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि प्लांट्स निर्जीव हैं, लेकिन आप कैसे सिद्ध करोगे, तो यहाँ आचार्य ने बोला अंतःचेतन मतलब इसकी चेतनता इसके अंदर है। कैसे पता चली, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ना कि सूर्यमुखी, जो सूर्यमुखी प्लांट है वो हमने पढ़ा, हमें पता है ये बात कि भाई जिस डायरेक्शन में सूर्य जाता है सूर्यमुखी का प्लांट उसी डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें चेतनता है जो सूर्य के हिसाब से चल रही है। वैसे ही लवली के फ्लावर्स होते हैं, तो लवली के फ्लावर्स में क्या होता है कि जब मेघ गर्जन होता है तो फ्लावर आता है, ठीक है। श्रृंगाल आदि जंतुओं की वसा से गंध से, जो श्रृंगाल है इसमें जब वसा की गंध आती है तो जो है इसमें फल आता है। जो लज्जालु होता है मतलब जो हमारी छुई मुई है उसको आप स्पर्श करते हो तो संकोच हो जाता है। तो यही कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बता रहे हैं कि अंतःचेतन होती है ये सारी चीजें। फिर उसके बाद बहिरंतस चेतन क्या होता है, बहिरंतस मतलब आप देख के बताओगे। अब जैसे कोई ह्यूमन बींग है, कोई जानवर है, पक्षी हैं, इनको आप देख के क्या कहोगे, जिंदा है, इसका मतलब ये बहिरंश चेतन है। अचेतन जिसमें इंद्रिय नहीं है, जिन द्रव्यों में आत्मा की सत्ता नहीं होती है वह अचेतन होते हैं, जैसे पार्थिव। तीसरा वर्गीकरण आपका आता है पंच भौतिक के हिसाब से, तो इसके अंदर 5 चीजें आएंगी। इसके अंदर 5 कौन सी है, देखिए, पार्थिव है मतलब पृथ्वी है, याप्य मतलब जल है, तेजस अग्नि है, वायु है, और आकाश क्या है, आकाश है। तो पार्थिव क्या है, हमारी सारी धातुएं होती हैं। याप्य जो है हमारी शतावरी है, मतलब शतावरी का जो आप मेन विशेष देखोगे ना पंच महाभौतिक, तो क्या है वो जल है। तेजस जो है पृथ्वी है। यव जो है, अभी कहते हैं ना कि जब कोई बहुत स्थूल होता है तो उसमें यव खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है, जब कोई बहुत स्थूल है तो इसका मतलब ये है ना कि उसमें बहुत मांसल है, उसकी अवृद्ध चिकित्सा कर दीजिए, वायु वाली कर दीजिए। यव आकाशीय क्या है, विधारा, इसमें आकाशीय है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये एक छोटा सा चार्ट था जो बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने क्या कर दिया कि इसको यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए क्या इतना अच्छा है। कार्य द्रव्य जो आपने अभी पढ़े ना, आपने कारण कितने पढ़े, आपने कारण 9 पढ़े। 9 कौन कौन से पढ़े, पंचमहाभूत पढ़े, काल पढ़ा, आत्मा पढ़ा, दिशा पढ़ा, ठीक। तो अभी क्या है कि ये कार्य द्रव्य है। कार्य द्रव्य कितने हो गए, अभी आपने पढ़ा चेतन और अचेतन। चेतन में क्या है, बहिरंश चेतन और अंतःचेतन देखा। बहिरंग में जो जांगम होता है ना, बाहर जो देख रहा है, हमने भी बोला कि पशु पक्षी हैं, इसमें क्या होता है, इसके फिर 4 टाइप होते हैं। जरायु होता है, अंडज होता है, स्वेदज होता है, उद्भिज होता है। जरायु मतलब ऐसा जांगम जो प्लेसेंटा से जन्म लेता है। अंडज मतलब जो अंडे से निकलता है। स्वेदज मतलब जो स्वेद से उत्पन्न होता है। स्वेद मतलब ये नहीं इंसान के स्वेद से, ये मत समझ लीजिएगा। स्वेद मतलब होता है कि जो पृथ्वी होती है ना उसकी वाष्प से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं। और उद्भिज मतलब क्या होता है, जो भूमि को फोड़ के उत्पन्न होते हैं, जैसे दीमक हो गया एंड और भी बहुत सारे जंतु जो भूमि को फोड़ के। अचेतन क्या है, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम है। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरली है, कृत्रिम जो है जो आप बना रहे हो। एंड इसके बाद जो औद्भिद है, औद्भिद मतलब आपके जो प्लांट्स हैं उसमें वनस्पति है, विरुद्ध है, वानस्पत्य है और औषधि है। वनस्पति क्या होता है, वनस्पति वो होता है जिसमें फल आता है, ठीक, फूल नहीं आता। विरुद्ध क्या होती है, जो लताएं होती हैं, इसीलिए लताओं के टाइप को बोल दिया प्रतानिनी और गुल्मी। वानस्पत्य क्या होता है, जिसमें फूल और फल दोनों आते हैं। एंड औषधि क्या होती है, औषधि का एग्जाम्पल सबसे अच्छा गेहूं, मतलब फल आया, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऋतु तक रुका, फल आने के बाद प्लांट समाप्त। तो ये आपको क्लासिफिकेशन देखना है, अच्छा है क्लासिफिकेशन, आप यहाँ पे डाल सकते हो लिखते समय अपने। योनि भेद से क्या होता है, योनि आपका जो है अभी आपने पढ़ा ना, जांगम होता है और द्विज होता है, आप यहाँ पे यही पढ़ने जा रहे हो। देखिए जांगम में यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इजी है। योनि भेद से ये देखिए जांगम में क्या लिखा है, जरायु है, अंडज है, स्वेदज है और द्विज है। जो मैंने एग्जाम्पल बताया, जरायु अंडज से, जरायु जो है वो प्लेसेंटा से जन्म लेने वाले हैं, अंडज अंडे से, स्वेदज मतलब जो पृथ्वी की वाष्प है उससे, औद्भिज मतलब जो भूमि फोड़ के निकल रहा है। फिर जब औद्भिज आप आ रहे हो, इसमें वनस्पति मतलब जिसमें
फ्लावर ना आए, सीधे फल आए, मतलब सीधे फल आए, फूल ना आए। विरुद्ध मतलब जो लताएं होती हैं जैसे गुड़ची वाली, इसके दो टाइप्स हो गए। वानस्पत्य मतलब फल भी आ रहा है और फ्रूट भी आ रहा है, मतलब फल भी आ रहा है और फूल भी आ रहा है। और उसके बाद जो है जो औषधि है आपकी, वो मतलब कि एक ऋतु में पर्टिकुलर उसने क्या किया, फल दिया और फिर वो पेड़ समाप्त हो गया। ये आपका यहाँ पे ये दोनों कवर हो रहा है ना, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग दिस, बिकॉज मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर। ये देखिए इसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए हम दोबारा इसे नहीं बता रहे हैं। फिर देखिए आपका, और ये पार्थिव भी है, वहां पे भी लिखा था ना कि पार्थिव है, जिसमें आपके कृत्रिम और प्राकृतिक थे। अब प्रयोग भेद से क्या है, प्रयोग भेद से बोल रहे हैं आचार्य चक्रपाणी ने द्रव्यों को आहार और औषधि। तो प्रयोग भेद में अगर आप आएंगे तो आपके दो तरीके के हो जाएंगे, आहार हो जाएगा ना औषधि हो जाएगा। ये दो तरीके का होता है। व्यवहार में यह कहना बहुत कठिन है कि अमुक द्रव्य औषधि है या आहार, क्योंकि बहुत से आहार द्रव्य औषधि के रूप में और औषध द्रव्य आहार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वस्तुतः इसमें विभिन्नता का कारण उद्देश्य है। सिंपल इतना है कि आप किसी भी चीज को देख के नहीं बोल सकते ना कि ये औषधि है आहार है, क्योंकि हम अपने आयुर्वेद में मतलब स्वस्थ वृत्त में हम लोग योग और नेचुरोपैथी भी पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ नैसर्गिक उपचार। तो वहां पे सबसे पहला फंडा सिंपल नैसर्गिक उपचार का ये होता है कि यहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं यूज करनी। बॉडी की खुद की क्षमता है जो अपने आप को वो हील कर सकती है, बस उस हीलिंग पावर को इनहेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें आहार देना होता है। वहां पे औषधि को सीधे मना कर दिया जाता है, किसमें, नेचुरोपैथी में। तो वही है ना, आप किसी भी ड्रग को देख के या किसी भी द्रव्य को देख के ये नहीं बता सकते कि वो आहार है या औषधि है। कैसे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आप उसका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य से यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे दो आपके देखिए ये क्लासिफिकेशन हैं, औषधि का, अनाहार का। तो वो बोल रहे हैं जो आहार होता है वो रस प्रधान होता है। कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करिए, जब आपने आहार खाया तो सबसे पहले धातु क्या बनती है, रस बनती है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि आहार में रस होती है, तभी तो आपकी रसना कहती है कि हाँ भाई भूख लगी है, चलो ये चीज खाते हैं, ये खाने का मन कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें रस प्रधान है। औषधि क्या है, वीर्य प्रधान होती है। आहार जो है वो अधिक मात्रा में लेते हैं, लेकिन औषधि जो है अल्प मात्रा में। आहार जितना भूख लगा है उतना ले लो, औषधि थोड़ी ना ऐसे कि भूख लगी है और आज चलो भूख लगती है काम करते हैं पैरासीटामोल बहुत सारे पत्ते लेते हैं, भूख लगी तो खा लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना। तो इसीलिए औषधि जो है वो अल्प मात्रा में लेते हैं। आहार जो है वो प्रमुखतः धातु पर काम करता है और औषधि दोषों पे, क्योंकि दोष हमें मतलब हमें रोग कब हो रहा है, व्याधि कब हो रही है, जब हमारी दोषों में प्रॉब्लम है, तो हम सही भी तो उसको ही करेंगे ना। तो इसीलिए औषधि दोषों पे काम करती है। आहार क्या है, पहले शरीर में द्रव्यात्मक परिवर्तन मतलब क्वांटिटेटिव करता है, उसके बाद क्वालिटेटिव करता है। लेकिन आपका जो औषधि है पहले वो गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव करती है। तो पहले आहार पेट में गया, बहुत सारी क्वांटिटी में गया, उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, ये सारी चीजें करेगा, तब वही वो कहीं जाके कोई क्वालिटेटिव काम करेगा। बट औषधि का उल्टा है, वो क्या कर रही है, वो पहले क्वालिटी का काम कर रही है। क्योंकि पहले आपकी जो प्रॉब्लम है सबसे पहले जाएगी, फटाफट डाइजेस्ट होगी, तुरंत जल्दी से एब्जॉर्ब होगी, तो वो क्या कर रही है, वो पहले क्वालिटेटिव काम कर रही है। रस के भेद पे आपको पता है आपके कितने रस होते हैं, 6, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इन रस के बेसिस पे भी द्रव्यों को डिवाइड किया गया। मधुर जैसे जीवक है, ऋषभक है, वीरा है, तालमली है। आपका अम्ल जो है वो आम है, लकुच है, करमर्द है। लवण जो है वो सैंदव लवण, काला नमक, विड लवण। कटु जो है वो पिपली, पिपली मूल होती है, हस्ती, पिपली, चव्य, चित्रक। तिक्त जो है वो चंदन, नलद, गुड़ुची, जिसमें आपको जितने याद हो पाए जो मेन है ना, जैसे आम्र इम्पोर्टेंट है, करमर्द इम्पोर्टेंट है, सैंधव इम्पोर्टेंट। खैर लवण में तो पांचों ही लवण याद करने पड़ते हैं, पिपली, पिपली मूल हो गया, तो जो आपको लगे। चंदन याद कर सकते हैं, गुड़ची, नीम, वसा याद कर सकते हैं। कषाय में प्रियंगु है, अनंता है, ठीक है, हरितिकी है, विभीतिकी है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। विपाक क्या होता है, विपाक जो है 3 तरीके का होता है, मधुर, अम्ल, कटु। अभी हम जब अपना पूरा सप्त पदार्थ कंप्लीट करके विपाक पे आएंगे तो वहां पे हम लोग बताएंगे कि अवस्था पाक होती है, विपाक होती है। अवस्था पाक क्या है, डाइजेशन, खाना लिया, षड्रस प्रधान खाना लिया, आराम से खा लिया। विपाक में क्या होता है कि जब वो प्रॉपरली पूरा डाइजेस्ट होके जो उसका परिणाम निकलता है वो 3 तरीके में कन्वर्ट हो जाता है, मधुर में, अम्ल में और कटु में। मधुर क्या होता है, कफ बढ़ाने वाला, अम्ल पित्त बढ़ाने वाला, कटु वात बढ़ाने वाला। तो मधुर आपकी कौन कौन सी है, देखिए थोड़ी सी फेमस वाली शतावरी हो गई, ठीक, मधुर मतलब मुलैठी हो गया, दाडिम हो गया, आमलक भी हो गया। दाडिम मतलब होता है अनार, शुंठी ले लिया आपने, ठीक है, पिपली ले ली, पटोल मतलब परवल है, गुड़ची ले लिया, अश्वगंधा, हरितिकी, जहां तक सब फेमस है ना, मुझे ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको याद करने में। आम्ल क्या है, बीजपुर, नींबू है, और कुलथ याद कर लीजिए, कुलथ की जो दाल होती है। कटु में मिर्ची ले लीजिए, बड़ी कड़वी होती है, ऐसे याद कर लीजिएगा। चित्रक ले लीजिएगा, तैल ले लीजिएगा, सौंवरचल। तैल में या तिल तैल है ना, जहाँ पे भी कुछ नहीं आता वो तिल तैल होता है। वीर क्या होता है, वीर भेद से द्रव्यों को
शतवीर्य और ऊष्रवीर्य। जब आप द्रव्यगुण 2 पढ़ोगे प्लांट्स, तो वहां पे दो ही मतलब 3 होते हैं वैसे तो, शतवीर, उरीवीर, कुछ कुछ ऊष्रवीर, कुछ कुछ अनुश्र भी होते हैं, ठीक है, अनुश्र शीत ऐसे बोलते हैं उनको। तो ये वीर्य भेद से हो गए आपके। तो आपका जो शीत वीर है वो चंदन है, और ऊष्र जैसे अभी जब आप आगे चल के पढ़ेंगे ज्वर में, तो जैसे होता है ना कि ऐसा ज्वर जिसमें शीत लग रही है तो आप उष्ण का लेप लगा दो वहाँ, और मतलब अगुरवाद यूज करोगे। ऐसा जिसमें बहुत गर्मी लग रही तो ठंडे के लिए आपके चंदन का आप लेप लगाओगे। ये वाली सारी चीजें हैं। फिर द्रव्यों का प्रभाव क्या होता है? प्रभाव जो होता है ना, वो दोष शामक होता है, ठीक है, दोष प्रकोपक होता है, और स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते हैं। या फिर अगर आप देखेंगे तो आप हमारे आचार्य जो है, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत और आचार्य हमारे बागभट्ट, इन लोगों ने बोला है कि जो आपका द्रव्य होता है वो प्रभाव भेद से कितने तरीके का होता है। तो हम लोग कहेंगे कि शमन करने वाला, शोधन करने वाला, स्वास्थ्य के लिए हितकारी, वही लिखा है। तो देखिए, अगर आपका शमन करने वाला है तो वात का शामक कौन करेगा, है ना? वात का शामक, कफ का शामक, पित्त का शामक, वैसे ही जो है आपका शोधन भी। तो वात का शामक दशमूल होता है, ठीक, हरिद्रा करती है, अश्वगंधा करती है। पित्त को जो है वो तृण पंचमूल, चंदन करेगा। उशीर मंजिष्ठा, उशीर जो है वो शीतवीर्य है ना, इसीलिए पित्त को कर रहा है। कफ जो है वो अगुरु, कुष्ठ, हरिद्रा, कर्पूर, ये वाली सारी चीजें कर रहा है। फिर आप नीचे आइए, जो कोपन करने वाले हैं वो कौन कौन से होते हैं? वात को कोप कौन कौन करेगा? वात को जो है वो चना करेगा, कलाई मटर करेगी, मूंग करेगी, मसूर करेगी, जम्बू करेगा। जो पित्त है उसको कुलथ करता है, ठीक है, सरसप करेगा, सरसप मतलब सरसों, अलसी करेगी, मरीच करेगी। कफ को कौन करता है? माश, गोधूम, पिष्टान, दधी, पिष्टान मतलब चावल से बने हुए हैं ना, दधी हो गई, ठीक है, आनूप मास हो गई, इक्षु विकार मतलब गन्ने से जो भी विकार यूज किए जाते हैं, और नवन्न मतलब होते हैं जो नए अन्न होते हैं, वो गुरु होते हैं, है ना, हमेशा नए अन्न गुरु होते हैं, इसलिए वो कफ का प्रकोप करेंगे। स्वास्थ्य के लिए हितकारी क्या है जो हमेशा आप यूज करते हो? रक्तशाली यूज करेंगे ना, मूंग आप यूज कर सकते हैं, अंतरिक्ष का जल, सैंधव, ठीक है, जीवंती शाक हो गया, गोघृत, गोदुग्ध, एरंड, श्रृंगवेर, मृद्रिक, शर्करा। ये ऐसी चीज है जो आप 12 मास खाएंगे ना तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, तो वो स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। और सांस्थानिक कर्म भेद मतलब होता है कि क्या कर्म कर रहा है ना, शोधन कर रहा है। शोधन में क्या क्या है? वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन, शिरो विरेचन। फिर संशमन कर रहा है तो वात, पित्त, कफ को कौन सा संशमन कर रहा है? तो ऐसे आपका आता है संस्थानिक भेद से। तो देखिए लिखा है, जो द्रव्य शरीर में संचित मलों को ऊर्ध्वत व अधोमार्ग से बाहर निकाल दे उन्हें संशोधन कहते हैं। पंचकर्म के अनुसार देखेंगे तो वमन, वमन में क्या है आपका? षडवामक होता है ना, मदन, फल, जीमूतक हो गया, मधुक हो गया मतलब मुलैठी हो गया, वैसे मदन फल हो गया, जीमूतक, इक्ष्वाकु, कृतवेधन, ये सारी चीजें हो गया। विरेचन में आपका त्रिविध है, त्रिफल है, दंती है, नीलिनी है, सप्तला है। अस्थापन वस्ती जो इसमें पाटला, अग्निमंत, बिल्व, शोनाक देंगे। अनुवासन में पाटला, अग्निमंत, बिल्व, शोनाक, इसमें भी ऐसे ही है। शिरो विरेचन में अपामार्ग, पिपली, मरीच, भाई अपामार्ग के लिए तो बोलते ही है शिरो विरेचना नाम, इसलिए यहाँ दिक्कत नहीं होगा आपको। संशमन मतलब है कोई शोधन करके बाहर नहीं है, बॉडी के अंदर ही दोष प्रकोप हुए, इस लेवल पे नहीं प्रकोप हुए कि आप उसको बाहर निकालो, तो वहां बहुत सिंपली संशमन करके उसको वहीं शांत कर दीजिए। वात का संशमन किससे करेंगे? देवदारू, कुष्ठ से। कुष्ठ मतलब यहाँ कुष्ठ रोग नहीं है, कुष्ठ मतलब कूट है, प्लांट, ठीक, एरंड है। पित्त शमन में चंदन, उशीर, मंजिष्ठा है। जो श्लेष्म का मतलब जो कफ का संशमन है वो क्या है? काले है, अगुरु है, शतपुष्पा, सरल, पिपली है। उसके बाद बोल रहे हैं कि चरक ने लंघन बृहणी अध्याय में सभी संशमन कर्मों के अंतर्गत षट कर्मों का उल्लेख किया है। तो ये हमारे जो आचार्य चरक है उन्होंने षट कर्म एक्सप्लेन किए हैं। तो उस षट कर्म में आपका क्या है? लंघन है, बृहण है, स्नेहन है, रूक्षण है, स्वेदन है और स्तंभन है। जस्ट अपोजिट। लंघन बहुत दुबला कर देगा, बृहण मोटा कर देगा, ऐसे याद हो जाएगा। स्नेह करके आप बॉडी को स्ट्रिक्ट करते हो लेकिन रूक्ष भी कर दीजिए। स्वेद करने के बाद आप क्या करते हो? कोई चीज बड़ी जकड़ाहट है, स्वेदन कर लिया। और बहुत ही ज्यादा निकल रही, मान लो अतिसार है ना, अतिसार में हम क्या करते हैं? शरीर से बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है, बहुत ज्यादा मल निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं? स्तंभ कर देते हैं। तो ये आप ऐसे अपोजिट करके याद करिएगा। तो अभी लंघन में देखिए क्या यूज कर रहे हैं? हेमवती हो गया, बचा हो गया, चिरबिल हो गया, ये लंघन में यूज कर रहे हैं। बृहड़ी में शतावरी, अश्वगंधा है। स्नेहन के लिए घी, तेल मतलब वही आपके जो चार हैं स्नेह। रूक्षण के लिए यवाब, ऊपर भी पढ़ के आए। स्वेदन में शोभांजन, एरंड है। और स्तंभन में लोद्र और धातकी है। तो यहाँ पे आपके ये जो 10 क्लासिफिकेशन हमने पढ़े है ना, कि वर्गीकरण क्या है सामान्य, ये 10 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। नीचे मेरे नोट्स में मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया, आप इन्हें देख लीजिएगा। तो चाहिएगा तो बना लीजिएगा क्योंकि इजीली थोड़ा साथ में रहेगा,
तो रहेगा इजी। लेकिन हाँ, मेरी प्रायोरिटी हमेशा, जैसे मैंने बोला था, बुक से पढ़ने की होती है। सो मेक श्योर कि आप बुक से पढ़ो, हाथ साथ में अपने ये रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा। ये है मेरी, देख लीजिए ना। मैंने बहुत डिटेलिंग, कभी मेरी आदत नहीं है, बस होता है कि सिंपल बना दिया, इतना कि समझ में आ जाए क्या है। ये देखिए, यहाँ पे ये ख़त्म होता है। सो आई एम होपिंग कि आपको अभी तक की वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं। एंड अगर आप आगे किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियोस चाह रहे हैं जो पैरेलल चले, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके व्यूज़ एंड आपके रिव्यूज़, आपके कमेंट्स, इनका मोस्ट वेलकम है। एंड येस, लास्टली इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, जिन्हें आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, उन्हें करिए। एंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।